आइए आज हम चलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। पहले लेक्चर में आपको हम बता दिए थे कि विद्युत रसायन क्या होता है, ठीक है, ये सब हो गया था। विद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ना है, तो विद्युत रासायनिक सेल पढ़ना है, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ना है और चालकत्व के बारे में पढ़ना है, ये सारा खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर विद्युत रासायनिक सेल। तो आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, विद्युत रासायनिक सेल। कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं गैल्वेनी सेल, और इसका तीसरा नाम आपको हम बता रहे हैं वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल, इसका 3 नाम है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तीनों का एक सबसे फेमस उदाहरण है जिसको आपको पढ़ना है, और वो है डैनियल सेल। ध्यान देते रहना, डैनियल सेल इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये आप लोग नाम से परिचित हो गए हैं, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल, और इसी का एक एग्जाम्पल कौन सा उदाहरण, डैनियल सेल। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या होता है, तो आपको हम यहाँ ऐसे करके यहाँ लिखवा दे रहे हैं कि ध्यान देना, विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर का बैटरी होगा, तो बैटरी के अंदर में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन में जो ऊर्जा निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक ऊर्जा। और लाइन कटता है तो देखते हैं वही रासायनिक ऊर्जा किस में आ जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, तभी तो आपका लाइट फैन सब जलता है। समझ में आ रहा है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, कौन सा, ये विद्युत रासायनिक सेल में, यानी इन्वर्टर का जो बैटरी है वो विद्युत रासायनिक सेल है। तो यहाँ लिख देते हैं, एकदम माइंड में सेट करते चलिएगा, विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? चलिए अब आपको हम डैनियल सेल बता करके आपको समझाएंगे। डैनियल सेल इसी का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं डैनियल सेल कैसे बनाया जाता है और वह कैसे काम करता है। यानी अब हम आपको बताएंगे कि विद्युत रासायनिक सेल कैसे काम करता है। क्लियर है ना? आइए इसको मिटा दे रहे हैं और अब हम बता रहे हैं डैनियल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल कैसे काम करता है। आइए यहाँ पर देखिए, तो आइए मेरे साथ लिखेंगे आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान देंगे समझ में नहीं आएगा, जो बात है वो बोल दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम बनाकर आपको समझा रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर ले लिए, समझते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लेंगे। आपको बता दिया गया है कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड सेल है, तो सेल है तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल अगर है
तो उसमें जरूर इलेक्ट्रोड होगा। तो इलेक्ट्रोड होगा तो चलिए इसमें क्या होता है ना, विद्युत रासायनिक से सब हो गया है, पहला लेक्चर में बता दिए थे। इसमें एनोड और कैथोड क्या होता है, अलग अलग बर्तन में होता है। तो अलग अलग बर्तन में हम ले लेते हैं। आइए देखते जाइएगा ध्यान से। एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लेते हैं। हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये हम रॉड लिए हुए हैं जिंक का। तो ध्यान देना, जिस मेटल का, जिस धातु का यह रॉड होगा ना छड़, उसी धातु का इसमें लवण का विलयन होना चाहिए, लवण का विलयन। तो हम यहाँ लवण का विलयन ले रहे हैं। ध्यान देना, ZnSO4 है उसी का लवण, ZnSO4 का लवण। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो उसी का इसमें हम लवण का विलयन लेंगे और विलयन हम लेते हैं CuSO4। जो ज़्यादा फेमस है वहीं ले रहे हैं। तो इसमें CuSO4 फेमस है, इसमें ZnSO4 फेमस है, ले लिए। अब क्या किया जाता है कि दोनों को इसमें जोड़ा जाता है। चलिए दोनों को हम जोड़ दिए। यहाँ पर ये जानते हैं क्या है, वोल्ट मीटर है, जो कि बताता है कि विद्युत धारा का दिशा क्या है। तो ये वोल्ट मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो आपको पता है कि किसी भी सेल में एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है, लेकिन यहाँ हम ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि इन दोनों में एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो देखिए कैसे पता किया जाता है। आप नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग के द्वारा पता किया जा सकता है कि दोनों में से एनोड कौन है और कैथोड कौन है। देखो कैसे पता किया जाता है। पहले क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ने के बाद 5 से 6 मिनट तक इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। 5 से 6 मिनट के बाद इस कनेक्शन को तोड़िए, और तोड़ने के बाद इस जो ये छड़ है, इसका भार देखो कितना हो गया है और इसका भार देखो कितना हो गया है। तो ये देखा गया कि कॉपर का जो छड़ था, इसका भार पहले से बढ़ गया है और इसका जो भार था वो पहले से घट गया है। तो अब सोचा कि भाई ऐसे हुआ क्यों जिंक का भार पहले से घट गया और कॉपर का भार बढ़ गया। तो वहाँ पर लोग सोचना चालू किए और यहीं वो लोग सोच करके निकाले कि जिंक का भार घट गया है, इसका मतलब कि जरूर जिंक इसमें अपने लवण में आया होगा, तब न इसका भार घट गया। कॉपर का भार पहले से बढ़ गया, इसका मतलब कि इसमें जो कॉपर था, CuSO4 कॉपर है ना, ये कॉपर जरूर जा करके अपने छड़ पर बैठा होगा, तब न उसका भार बढ़ गया। तो अब सोचा कि ये हुआ क्यों, कैसे ये हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो जिंक छड़ है यह अपने लवण में आता है और ये वास्तविक में आता है। लेकिन कैसे आता है देखिएगा, जैसे ही वह अपने लवण में आया, इस लवण में, तो वह ऐसे नहीं आता है, आयन बन के आता है। जैसे ही इसमें आएगा वह बनेगा आयन Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करेगा। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तुरंत ये रास्ता पकड़ लेता है, इलेक्ट्रॉन ये रास्ता पकड़ लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा इसमें। समझ रहे हैं। तो बताओ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस पर कैसा आवेश होगा, निगेटिव होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये निगेटिव होगा। और ध्यान दीजिएगा, निगेटिव को एनोड बोला जाता है, माइंड में सेट रखिएगा, इस बात को भूलिए नहीं। इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन
त्याग किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ऐसे आया, और ध्यान दीजिएगा यह कैसे टूटेगा, यह भी आयन में टूटता है। कैसे? तो कॉपर प्लस प्लस और SO4 पर 2-। ठीक है, इसमें कॉपर पर 2+ है, यह भी टूटेगा। Zn प्लस प्लस और SO4 पर 2-, तो ये भूलिए ना, ये छोटा बच्चा वाला सब काम है, समझ रहे हो। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर करेगा, ये कॉपर पर 2+ है, कहेगा कि आइए भाई हम तो बहुत दिक्कत में थे, अब आ गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो ये त्याग किया है ना, उसको ये गेन करेगा, ये ग्रहण करेगा, और 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2- लेगा, तो 2+ और 2- क्या हो गया? उदासीन, समझे। और जैसे ही कॉपर बनेगा, अपने छड़ पर जा कर के निक्षेपित हो जाता है, बैठ जाता है ऐसे, इसलिए उसका भार बढ़ जाता है, समझे। अगर आपको देखना है तो यहाँ बीच में कहीं भी सर्किट में, इसमें बीच में बल्ब एक जला दो, तो देखोगे कि बल्ब वो क्या होगा? प्रकाश देने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, समझा। लेकिन देखिए दिक्कत क्या हुआ था, कुछ समय के बाद क्या था, वो बल्ब बंद हो गया। तो बंद हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था बता रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर आइए, ये जिंक रॉड है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जिंक रॉड का वेट है, वेट मतलब भार, जिंक रॉड का भार 10 ग्राम है, और यहाँ पर जो आप कॉपर का रॉड लिए थे, उस कॉपर का भार भी 10 ग्राम है। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक बात और है, Zn प्लस प्लस का सांद्रता मान लेते हैं, याद मत करना, इसी तरह से मान लिए कि 10 ग्राम का ये रॉड है, ये भी 10 ग्राम का रॉड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 और 10 ही लेंगे, आपका मन है तो ये 15 लीजिए, 12 लीजिए, उससे क्या मतलब है, याद मत करना, ये आपको समझा रहे हैं। Zn प्लस प्लस का इस बिलियन में सांद्रता 0.1 है। सांद्रता मतलब भूत नहीं, मोलरता को कहा जाता है, बार बार हम बोलते हैं डेली, तो ये मोलरता, M का मतलब मोलरता होता है। कर दिए, यहाँ पर इस बिलियन में कॉपर प्लस प्लस है ना, ये दिया है कॉपर प्लस प्लस, इसमें कुछ सांद्रता होगा ना, तो इसमें कॉपर प्लस प्लस का सांद्रता मान लेते हैं 0.2 था। ठीक, अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जिंक का भार पहले से घट जाएगा। आपको बता दिए हैं क्यों घट जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे अपने लॉमर के बिलियन में आता है, और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर पर जाकर के बैठता है, ये बात समझिएगा। तो यहाँ देखिए, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद क्या हुआ कि जो जिंक रॉड 10 था, जो जिंक रॉड 10 था, वो देखा गया कि वह 8 ग्राम का हो गया है, घट गया पहले से। इसके बाद Zn प्लस प्लस का जो सांद्रता था वो देखा गया था 0.1 था, तो वह बढ़ गया है 0.2 हो गया था। ऐसा क्यों, समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये Zn प्लस ये जो जिंक है वह धीरे धीरे इसमें आ रहा है, आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, लेकिन Zn प्लस प्लस तो इसमें बढ़ रहा है ना, फिर ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका वेट घट रहा था, और Zn प्लस प्लस का इसमें सांद्रता क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया के बाद, माइंड को यहीं रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया के बाद
कॉपर का जो रॉड आप लिए थे, यहाँ हम वेट कॉपर का लिख देते हैं, जो 10 ग्राम लिए थे वह देखा गया कि 11 ग्राम हो गया है। ठीक है, इसके बाद कॉपर प्लस प्लस का सांद्रता देखा गया, कॉपर प्लस प्लस का सांद्रता देखा गया कि 0.2 से घट गया है, 0.1 हो गया है। ऐसे भी दिखाई आपको दे रहा है। यह क्या किया होगा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले करके कॉपर और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो छड़ पर जा कर के बैठ रहा है। तो हेकरा में तो वो घट ही ना रहा है, नहीं घट रहा है, इसमें तो कम ना हो रहा है जी। समझ में आ रही है कुछ है तो कम हो रहा है, तो हम वही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके छड़ पर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो धीरे इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वहीं बोल दिए पहले से 0.2 था, घट जाएगा 0.1 हो जाएगा अभिक्रिया के बाद जब जोड़ेंगे तब। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हुआ इसमें क्या है कि जब ऐसे ही रिएक्शन चलते रह गया अभिक्रिया, तो यहां पर Zn प्लस प्लस देख लो, हमेशा क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन Zn प्लस प्लस इसी में है। फिर ये आया इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर Zn प्लस प्लस इसी में। तो इसमें Zn प्लस प्लस इतना हो गया, इतना Zn प्लस प्लस हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन जो ये दे रहा था ना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, निगेटिव, और Zn प्लस प्लस पर पॉजिटिव। तो इसमें इतना प्लस हो गया ना कि अब इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और इस पर क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता, आकर्षित न करेगा, तो ये क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से अब जाएगा नहीं। अब जाएगा नहीं तो फिर आपका यहाँ जो अगर लाइट लगाए होंगे बल्ब, तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो लोग सोचे कि भाई ये बल्ब तो जल रहा था कुछ पहले, अभी ये बंद क्यों हो गया ऐसे ही। तो बंद होने के पीछे कारण यही है। तो वहाँ पर दिमाग लगाया, और दिमाग देखिए क्या लगाया, यहाँ पर लवण सेतु लगा दिया। देखिए लवण सेतु क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लवण सेतु लगा दिया, समझे, ये लगा दिया लवण सेतु। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को समझना है, समझ लीजिएगा। लवण, ये लवण सेतु हो गया। अब देखो लवण सेतु का काम जानते हो क्या है। लवण सेतु का काम है कि इसमें जो Zn प्लस प्लस बन रहा है उसको उदासीन करना, क्योंकि भाई वो दिक्कत कर देगा ना। Zn प्लस प्लस अगर बन जाएगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। तब यहाँ पर क्या किया, लवण सेतु एक उपाय लगाया और बोला कि इसमें लवण सेतु लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लवण सेतु में क्या भरा जाता है आपको बता दें यहाँ पर कि लवण सेतु में क्या भरा जाता है, यहाँ पर बता देते हैं। इसमें भरा जाता है अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य, जिसमें KCl होता है, KNO3 ले सकते हैं, या आपका मन है तो अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ज़्यादा फेमस है KCl। अब देखिए KCl कैसे इसको करता होगा। देखो जैसे ही Zn प्लस प्लस बनता है तुरंत यहाँ से Cl माइनस इसमें आ जाएगा, तुरंत यहाँ से मारेगा एंट्री Cl माइनस, और वह करेगा क्या, देखो Zn प्लस प्लस Cl माइनस इसमें से आ जाएगा, और आने के बाद यह बनाएगा ZnCl2। समझ रहे हो। उसी तरह से यहाँ पर देखो कॉपर प्लस प्लस तो जा कर के बैठ रहा है, लेकिन SO4 तो उसमें है ना, तो जैसे भी SO4 इसमें है, यहाँ से K प्लस Cl माइनस, Cl माइनस इसमें K प्लस, उसी समय ध्यान देना, जिस समय Cl माइनस इसमें आता है उसी समय
K प्लस इसमें आता है और K प्लस SO4 देखिए क्या करता है ये K प्लस SO4 पर 2 माइनस यह बनाएगा K2SO4। ध्यान दीजिएगा हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, Cl2 है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, K2 है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसका काम समझ गए। आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, लवण सेतु तो पूरा डिटेल में चलेंगे, आज हो नहीं पाएगा। पहले देखो हम इसका ये सब कुछ क्लियर है, यहाँ A माइनस है और यहाँ पर क्या है ये प्लस होता है, क्योंकि भाई प्लस है तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। सीधा सा बात, समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो प्लस होगा, और प्लस को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो आप लोग भूलेंगे नहीं, आप लोग भूलेंगे नहीं, कैथोड है। ठीक है, तो ऐसा करो कि इसको जल्दी प्रिंट करो, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाना है। लिख लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे, हो गया ना। चलो ध्यान दो यहाँ पर। अब यहाँ एक छोटी छोटी बात है जो आपको समझानी है। ये में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब क्या समझ रहे हो, ऑक्सीकरण। तो इसको लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध इलेक्ट्रोड, समझे। तो आप लोग इसको कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे, समझे। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण का मतलब क्या समझ रहे हो, अवकरण हुआ है, अपचयन हुआ है ना। तो इसको बोला जाता है, यहाँ हम लिखेंगे अवकरण अर्ध इलेक्ट्रोड। इसको कुछ लोग बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव आया था इसलिए निगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर और दिक्कत और लिखा हुआ है और मतलब या वो भी लिख दें, इतना ही समझता है क्या। या सबसे सीधा सा बात है एनोड, यहाँ भी वही बात है। इसको बोलते हैं धन इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, या कुछ लोग इसको बोलेंगे कैथोड। आप लोग इसको इसके नीचे लिखना है और इसको लिखिएगा इसके नीचे, ठीक कर दिए। अब आपको हम समझा रहे हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होता है, बस और 2 मिनट का टाइम लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होता है और लवण सेतु के बारे में अगले लेक्चर में आप देखेंगे। फिलहाल अक्रिय विद्युत अपघट्य ये होता क्या है, ठीक। तो इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं। उसके बाद आप लोग अगला हेडिंग लिखिए अक्रिय विद्युत अपघट्य, समझे। आइए जल्दी से, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे और चलिए हेडिंग आप लोग लिखिए मेरे साथ, अक्रिय विद्युत अपघट्य। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
ध्यान दीजिएगा, इसमें बताएंगे वैसा विद्युत अपघट्य जिसका धनायन और ऋणायन रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वैसा विद्युत रिडॉक्स अभिक्रिया पूछ मत देना क्या होता है, सब हो गए पीछे में, तो सिर्फ बता के आगे बढ़ रहे हैं। वैसा विद्युत अपघट्य, अब किसने को पता नहीं होगा विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो आप महान हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी यह भी नहीं पता है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो महान ही है यार। वैसा सुनो, विद्युत अपघट्य क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो प्लस माइनस में टूट जाता है उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे NaCl टूटेगा, KCl टूटेगा, ये सब विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य तो सही है, लेकिन मेरे यहाँ क्या है, अक्रिय विद्युत अपघट्य है। समझे? तो वैसा विद्युत अपघट्य जिसका धनायन और ऋणायन रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वैसे विद्युत अपघट्य को अक्रिय विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैसा विद्युत अपघट्य जिसका धनायन और ऋणायन रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कल के लेक्चर में आप देखेंगे लवण सेतु के बारे में। ठीक है, तो आज यहीं पर ब्रेक लेंगे, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।